वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि आइट्रेबल, आइट्रेटर, आइट्रेशन क्या होते हैं और इन्हीं के साथ आज हम ये भी जान लेंगे कि जनरेटर क्या होते हैं और इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इनको जानने के लिए बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखते हैं tut72। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट में इन तीनों के पहले तो नाम लिखकर आपको मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आइट्रेबल है तो उसके ऊपर आप कौन सी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर उस मेथड का नाम लिखता हूँ अंडरस्कोर आइटर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। ये एक मेथड है एंड एक सेकंड मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने कभी ना कभी इसके पहले भी यूज़ किया होगा लेकिन आपको पता नहीं था कि वो मेथड एक आइट्रेबल के ऊपर यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पर उस मेथड का नाम लिखता हूँ अंडरस्कोर गेट आइटम। इस मेथड का यूज़ हमने इसी सीरीज में पहले भी किया था लेकिन आपको वहाँ पर नहीं पता था कि ये मेथड एक आइट्रेबल के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। अब अगर कोई आइट्रेबल है तो उसे हम आइट्रेट कर सकते हैं। अब आइट्रेट कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी किसी मेथड का यूज़ किया जाता होगा। बिल्कुल, आइट्रेटर को यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक मेथड का यूज़ किया जाता है जिस मेथड का नाम है अंडरस्कोर नेक्स्ट मेथड। अब इस मेथड के अंदर आप आइट्रेट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, आपने आइट्रेट कर लिया। जो आइट्रेट करने की प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को आइट्रेशन कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखिए, मैंने एकदम क्लियरली कहा है कि कौन सी चीज़ कैसे एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। अब हम जानते हैं कि जनरेटर क्या होता है। तो मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट से पहले तो बाहर आता हूँ, देन आपको एक सिंपल सी लाइन लिख कर समझाता हूँ कि मान लीजिए कि जनरेटर को आप कैसे समझ सकते हो। जो लाइन मैं यहाँ पर लिखूंगा उसका यूज़ अभी तक आपने जीवन में 1000 बार किया होगा, वही लाइन मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज फंक्शन एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया 100। देन मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट आई। अब आप सोचोगे कि सर ये लाइन का 1000 बार नहीं, हमने 2000 बार यूज़ किया होगा, लेकिन आप यहाँ से जनरेटर को कैसे समझा सकते हो। ठीक है, मैं इसको रन करके बताता हूँ कि ये क्या आउटपुट आपको देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन और देखिए इसने 0 to 99 नंबर तक किसी नंबर को या फिर जो नंबर हमने मांगे थे उन नंबर्स को इसने जनरेट करके दिया। अब ये जनरेट करके दिया, ठीक है, आपने ये मान लिया। अभी तक भी इसका यूज़ आप पहले भी कर रहे थे, नो इशू। लेकिन ये करता क्या है, ये एक आइट्रेबल है। अब आप बोलोगे सर ये आइट्रेबल है। बिल्कुल, जो मैं माउस से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ये आइट्रेबल है जिसको आप आइट्रेट कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर ये तो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, हमने इसी प्रोग्रामिंग में जब पुराने कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस किए थे उसी में हमने इनको भी लिया था कि रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। रेंज फंक्शन बेसिकली फॉर लूप को चलाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने रेंज फंक्शन के अंदर 100 लिखा है तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाता है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 10 लिख दूँ तो ये क्या करेगा, 10 टाइम्स आपके फॉर लूप को चलाएगा। तो ये काम होता है रेंज फंक्शन का, जो भी आप उसको रेंज देते हो वहाँ तक आपके फॉर लूप को चलाता है। बिल्कुल, अभी तक हमने जो रीड किया था उसके हिसाब से रेंज फंक्शन का काम यही था, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि यही जनरेटर होता है। कैसे? ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं करता है। ये क्या करता है, ऑन द फ्लाई नंबर्स को जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे जीरो ऐड कर दूँ तो ये बहुत बड़ा एक नंबर हो चुका है, लेकिन ये नंबर आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, या फिर आपकी मेमोरी में कहीं पर भी लोकेशन में स्टोरेज की जो प्रोसेस होती है उसको कम नहीं करेगा। आपकी जो स्पीड रहेगी सिस्टम की उसको कम नहीं करेगा, या फिर आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑन द फ्लाई नंबर्स को जनरेट करता है। अब देखिए मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ एक बार, रन और देखना ये एक के बाद एक नंबर जनरेट करता जा रहा है। ये नंबर कहीं पर भी आपके सिस्टम में या फिर किसी भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं है गाइस। ये नंबर ऑन द फ्लाई मतलब एक हवा में जनरेट हो रहे हैं और आपको प्रिंट होकर दिखते जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको जनरेटर समझ में आया। जनरेटर क्या करता है, आपकी मेमोरी को बचाता है। सीधी सी बात है, आपकी जो मेमोरी का स्टोरेज है उसको कम से कम मेमोरी में आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम जनरेटर का होता है। तो आई होप कि आपको जनरेटर समझ में आएगा। जनरेटर किसी भी वैल्यू को आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं करता है, वो रिक्वायरमेंट वैल्यू को ऑन द फ्लाई जनरेट करके आपको आउटपुट स्क्रीन पर देता है। जैसे कि अभी हमारे स्क्रीन पर नंबर जनरेट हो रहे हैं, ये ऑन द फ्लाई जनरेट हो रहे हैं गाइस, ये कहीं पर भी स्टोर नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पर स्टॉप। ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम हमने इन कर दिया और ये थोड़ा डिजिट को भी छोटा करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन बनाकर समझा इसी काम को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो इसको
रिमूव करता हूँ। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, ऑन द फ्लाई नंबर्स को जनरेट करता है। ऑन द फ्लाई जनरेट कर रहे हैं मतलब वो जो वैल्यू है वो हमारे मेमोरी में कहीं पर भी स्टोर नहीं हो रही है, जिससे हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस कम हो। ये ऑन द फ्लाई नंबर्स को जनरेट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन और जन नाम से एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, क्योंकि हम जनरेटर को जान रहे हैं तो उसका नाम जन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक नंबर ले रहा है। इस नंबर के ऊपर हम फॉर लूप लगा सकते हैं, बिल्कुल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज फंक्शन, और इसको रेंज क्या दे देंगे, फॉर एग्जांपल जो नंबर यूज़र देगा। मैं यहाँ पर n को पास करता हूँ, ठीक है। और हमने यहाँ पर फॉर n लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा कीवर्ड लिखूंगा जिस कीवर्ड को अभी तक इस पाइथन की सीरीज़ में हमने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ इल्ड कीवर्ड। अब आप बोलोगे सर अभी तक हमने फॉर लूप के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है, प्रिंट का यूज़ किया है। इल्ड क्या होता है, देखिए रिटर्न का काम होता है कि आप जो वैल्यू उसको रिटर्न करवाते हो, ठीक है। आपने किसी फंक्शन के अंदर अगर रिटर्न का यूज़ किया तो वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। रिटर्न के बाद अगर आपने कुछ भी वैल्यू लिखी है या किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट का रिटर्न के बाद यूज़ किया है तो वो काम नहीं करेगा। रिटर्न का काम होता है कि वहाँ तक जो भी वैल्यूज़ थे उसने रिटर्न कर दी, ठीक है। प्रिंट का काम ये होता है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पर जो भी आप यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हो वहाँ पर जो भी आपको प्रिंट करना हो वो वहाँ पर प्रिंट कर देता है। लेकिन इल्ड का काम क्या होता है, इल्ड ऑन द फ्लाई किसी नंबर या किसी वैल्यू को जनरेट करने का काम इल्ड करता है। जो अभी हमने स्क्रीन पर इल्ड कीवर्ड का यूज़ किया है ना, ये ऑन द फ्लाई नंबर्स को जनरेट करता है। तो आई होप कि आपको ये इल्ड कीवर्ड समझ में आएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हमने पहली बार इस कीवर्ड का यूज़ किया, इसलिए मैंने इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हम अगर आई लिख दें तो ये क्या करेगा, जो भी हम नंबर्स इससे मांगेंगे वो इनको ऑन द फ्लाई जनरेट करके देना चाहिए। बिल्कुल ये देगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक जी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें इस फंक्शन को ले आता है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें एक नंबर देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बहुत बड़ा एक नंबर देता हूँ जो कि हमारे लिए पढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा, इसको पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये एक नंबर मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस नंबर को हम प्रिंट करें तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके बताता हूँ। क्योंकि हम जब भी आपको बोलते हैं कि ये काम ये कीवर्ड या ये फंक्शन करता है तो आप विश्वास ना करें, आप सीधे जाए पाइथन के इंटरप्रेटर के पास और उससे पूछें। तो ठीक है, हम यहाँ पर पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछेंगे और इस प्रोग्राम को करेंगे यहाँ पर रन, और पाइथन का इंटरप्रेटर क्या बोलता है वो सुनते हैं। तो रन 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 टू द लूप, ये बोल रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट जेन एट दिस लोकेशन, मतलब ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है। जो आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है वो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है गाइस, जिसके हमने अंदर इल्ड कीवर्ड का यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको जनरेटर समझ में आ गया। जनरेटर बेसिकली आपकी मेमोरी बचाने का काम करता है। जब आप किसी गेम को डेवलप करते हो वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आपको जनरेट करना होता है एट द टाइम, सेम टाइम पर बहुत सारे नंबर्स जनरेट। अब उन नंबर्स को अगर आप आपके मेमोरी में स्टोर रखोगे हमेशा के लिए तो वो आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। उसी मेमोरी कंज्यूम होने से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरेटर का, जो ऑन द फ्लाई किसी भी नंबर्स को जनरेट करके हमारा काम कर देते हैं आसान। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब भी मैंने जैसे आपको कहा कि ये ऑन द फ्लाई जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप पाइथन के इंटरप्रेटर से एक एक नंबर कैसे ले सकते हो। जैसे मैंने तो कह दिया कि मान लीजिए कि 1000 नंबर आपको चाहिए तो ये एक एक करके जनरेट कर रहा है, लेकिन वो आउटपुट स्क्रीन पर तो एक साथ प्रिंट हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक एक नंबर हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको मेथड बताई आइटरेटर की, यहाँ पर आपको बताई मैंने नेक्स्ट मेथड। आप नेक्स्ट मेथड का यूज़ करें, देन आप पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछें कि ये जो हम बोल रहे हैं या फिर हम जो सोच रहे हैं कि जनरेटर ऑन द फ्लाई किसी नंबर को एट द टाइम मतलब सेम टाइम पर एक एक करके जनरेट करके देता है, वो होता है या नहीं। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो इस नंबर को थोड़ा छोटा करते हैं। मैं यहाँ पर इस नंबर को रिमूव करता हूँ और थोड़ा इसको छोटा कर लिया। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट मेथड कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ g.__ नेक्स्ट, और हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। अब ये आपको रिटर्न क्या देगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो एक के बाद एक ऑन द फ्लाई जनरेट करके देना चाहिए। बिल्कुल ये देगा। मैं आपको रन करके बताता हूँ, देखिए रन रन रन, और ये 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम अगेन
एग्जीक्यूट करें। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी। देन अगर इसी को हम अगली लाइन में भी लिखें तो क्या होना चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इस लाइन को करता हूँ कॉपी, देन अगली लाइन में इसको ले आते हैं, तो मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अब एक बार इसी मेथड का अगेन यूज़ करेंगे तो ये क्या हमें अगला नंबर देगा, बिल्कुल देना चाहिए, यही तो काम होता है नेक्स्ट मेथड का। तो हम इसको पूछेंगे पाइथन के इंटरप्रेटर से, और ये दे रहा है देखिए बिल्कुल गाइस, इसने पहले 0 को जनरेट किया फिर 1 को जनरेट किया, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन हम इसी प्रोसेस को 2-3 बार करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल V, ठीक है। अब इस मेथड को हमने 4 बार यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपको एक थप्पड़ मारेगा। देखिए इसने 0, 1, 2 को आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पर शो किया, लेकिन जब आपने 4th टाइम उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया तो 4th टाइम तो आपने नंबर ही नहीं दिया ना, आपने नंबर कितने दिए, 3 नंबर दिए, 3 बार ये रन हो गई। तो इसने फर्स्ट टाइम 0 दिया, फिर 1 दिया, फिर सेकंड दिया, देन थर्ड टाइम आपने 4th टाइम इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो अब आपको क्लियरली बोल रहा है कि स्टॉप आइट्रेशन। देखिए यहाँ पर एरर को पढ़िए, एरर को पढ़ने की आदत डाल लीजिए। एरर आपको हमेशा सही से गाइड करती है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो ये हमें क्लियरली एरर बता रही है कि स्टॉप आइट्रेशन, मतलब आप जिस चीज़ को आइट्रेट कर रहे हो ना, उसको आइट्रेट करना बंद कर दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको एरर का मतलब भी यहाँ पर समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर यही मेथड का यूज़ फॉर एग्जाम्पल किसी स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं, किसी नंबर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप यही काम पहले हम जब हमने जनरेटर को नहीं पढ़ा था तो ये काम हम कर रहे थे फॉर लूप की वजह से। देखिए हम इसी काम को जैसे नेक्स्ट मेथड से करते हैं तो ये क्या कर रहा है, हमें एरर देता है। देखिए मैं आपको अगेन करता हूँ, ये हमें स्टॉप आइट्रेशन के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये एरर उससे हैंडल नहीं हुई तो उसने एरर थ्रो कर दी। ये हमें क्लियरली बोल रहा है कि स्टॉप आइट्रेशन, मतलब आप आइट्रेशन को बंद कर दो। लेकिन यही काम हम फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस कोड को करता हूँ कमेंट और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ing और जी के ऊपर प्रिंट आई, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए लेकिन ये आपको एरर नहीं देगा, जैसे नेक्स्ट मेथड का हम यूज़ कर रहे थे और ये एरर दे रहा था ना, वैसे अब फॉर लूप हमको एरर नहीं देगा। कैसे, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन 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 टू द लूप। देखिए 0 1 2 मतलब उसके पास जो जो वैल्यू आई वो उसने रिटर्न कर दी, लेकिन जब हम उसको ज़्यादा टाइम चला रहे हैं ना तो वो हमें एरर थ्रो नहीं कर रहा है। क्यों? वो एरर अभी भी आई थी, लेकिन उस एरर को आपके जो फॉर लूप है उसने उसको हैंडल कर लिया। लेकिन जो नेक्स्ट मेथड होती है हमारी आइटरेटर की, ये नेक्स्ट मेथड ये उस एरर को हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए आपके आउटपुट स्क्रीन पर एरर थ्रो कर दी जाती है। तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि आप फॉर लूप का यूज़ कहाँ पर कर सकते हो या कैसे कर सकते हो। देन आप कहाँ पर नेक्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। आप सेम काम आप किसी स्ट्रिंग पर भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको करके ही दिखाऊंगा, बिल्कुल मैं आपको परेशानी में नहीं डालूंगा और ज़्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्टली एक स्ट्रिंग लेता हूँ, तो यहीं पर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल एच नाम से, और एच नाम में एक स्ट्रिंग है फॉर एग्जाम्पल मेरा ही नाम है अजय, ठीक है। अब इसको कहीं पर हम आइटरेट कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, IER नाम से, आइटरेट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें आइटर का यूज़ करके उसी स्ट्रिंग को पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल एच है तो हमारे पास एच लिख देंगे, लेकिन अगर कोई और होता तो उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग लिखना है, जैसे मैं आपका अगर कह दूं कि आपको ये तीनों चीज़ें अलग अलग डिफाइन करना है, तो आप अलग अलग भी इनको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं अगर आपको नेक्स्ट मेथड और फॉर लूप के साथ समझा रहा हूँ तो फिर उन तीनों के साथ ही समझाऊंगा। अगर अलग यहाँ पर मेथड यूज़ कर लूँगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस कोड को पहले तो अनकमेंट करता हूँ, क्योंकि इन तीनों का ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनको अनकमेंट करता हूँ और ये जी की जगह पर हम यहाँ पर IER को पास करेंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल का नाम चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ IER, ठीक है, और यहाँ पर भी IER कर देंगे IER, ठीक है। यहाँ पर भी IER और एक जगह और है, इसको तो करते ही नहीं ना, हमारा वेरिएबल वहाँ तक जाएगा नहीं। लेकिन आपको एरर भी तो थ्रो करनी चाहिए ना, आपको एरर भी तो हमें बतानी है। तो देखिए हम इसको रन करते हैं और ये आपको एरर देगा AJAY, क्योंकि उसके पास 4 कैरेक्टर थे तो उसने चारों प्रिंट कर दिया और हमने 4 ही बार पूछा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को 5 बार रन कर दूँ तो ये आपको एरर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमने यही रीड किया था। मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ और अब आप इसको रन करोगे तो ये एरर देगा आपको, बिल्कुल। देखिए ये बोल रहा है स्टॉप आइट्रेशन,
क्योंकि आपके स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर थे, आपने उस मेथड को 4 बार अप्लाई किया तब तक तो वो काम कर रही थी। लेकिन उसी मेथड को अगर आपने 5वीं बार अप्लाई कर दिया तो 5वीं बार के लिए उसके पास कोई कैरेक्टर तो है ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है स्टॉप आइट्रेशन। मतलब आपके स्ट्रिंग की वैल्यू जो भी थी नंबर ऑफ इंडेक्स के साथ 0 1 2 3 4, तो 4 तक वो खत्म हो गई, 5th तक के साथ उसने एरर थ्रो कर दी। तो आई होप कि आपको आइट्रेशन, आइट्रेबल और जनरेटर समझ में आ गया। जनरेटर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब भी आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी स्ट्रिंग की जगह, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास अजय नाम का स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की जगह पर यहाँ पर मैं कुछ नंबर पास कर दूँ, ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। देखिए ये आपको यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छे से थप्पड़ मारेगा। कैसे, वो थप्पड़ खाने के बाद बताऊँगा। देखिए ये आपको बोल रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। मतलब ये क्या हुआ, जो एक स्ट्रिंग होता है वो एक आइट्रेबल होता है, उसके ऊपर आप किसी भी आइट्रेटर मेथड का यूज़ करके आइट्रेशन की प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी इंटीजर पे यही एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, मतलब उसको आइट्रेट करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको बढ़िया से एक एरर थ्रो करेगा जिसमें आपको सिंपली लिखा आएगा कि इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइट्रेबल। मतलब वो आइट्रेबल नहीं है, आप किसी इंटीजर को आइट्रेबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते या फिर उस वैल्यू को आइट्रेट नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको आइट्रेबल, आइट्रेटर और आइट्रेशन की प्रोसेस समझ में आई होगी। और हम जनरेटर का यूज़ क्यों करते हैं ये आपको समझना है। जनरेटर आपकी मेमोरी को कंज्यूम करने से, मतलब ज़्यादा कंज्यूम होने से बहुत ज़्यादा हद तक बचाता है, जिससे आपकी मेमोरी बचती है। आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस, अगर किसी गेम को डेवलप कर रहे हो तो गेम का परफॉर्मेंस, या आपके लोकल सिस्टम पर किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो तो आपके लोकल सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों चारों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अभी तक आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। पाइथन से रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिसको आपको कवर करना चाहिए, और एक टाइम पर आप पाइथन में अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे अपनी स्किल्स को। ताकि अगर आपको कोई डाउट हो, देखिए आप जैसे जैसे रीड करते जाओगे आपके मन में डाउट आएंगे, आपको उनको अगर क्लियर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन आपको एक बार एटलीस्ट पढ़ना होगा ना। डाउट कब आएगा, जब आप इनको पढ़ोगे, पढ़े बिना आपको डाउट नहीं आएगा। तो आपको रीड करना है, देन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।